हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम 2026 का मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड यानी फार्मेसी से रिलेटेड MCQ 1 to 65 कराएंगे विद हिंदी एंड इंग्लिश, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आज का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, एनाटॉमी डील्स विद द स्टडी ऑफ। तो बताइएगा दोस्तों, जो एनाटॉमी है वो किसकी स्टडी के साथ डील्स करता है। तो ऑप्शन ए है आपका फंक्शंस ऑफ बॉडी या स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी या डिसीज के साथ या फिर ड्रग्स के साथ। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, यानी स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, जहाँ भी एनाटॉमी का जिक्र होगा वहाँ स्ट्रक्चर से रिलेटेड स्टडी होगी। ठीक है, तो एनाटॉमी डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों फंक्शन ऑफ बॉडी बताइए। तो दोस्तों फंक्शंस ऑफ बॉडी जो होगा हम ये पढ़ेंगे फिजियोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, फंक्शंस ऑफ बॉडी जो पढ़ते हैं हम वो पढ़ते हैं फिजियोलॉजी के अंतर्गत। ठीक, तो ये भी आप याद रखें। ओके, गॉट इट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2, फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो बताएं दोस्तों, जो फिजियोलॉजी है वो किसकी स्टडी है। बताएं, स्ट्रक्चर की, फंक्शन की, सेल्स ओनली या फिर ड्रग्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी है। ठीक है, फंक्शंस। ठीक है, तो इसके अंतर्गत दोस्तों हम जो पढ़ते हैं फिजियोलॉजी के अंतर्गत फंक्शंस ऑफ बॉडी। ठीक है, बॉडी के फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3, द टर्म होम्योस्टेटिस मीन्स। तो बताएं दोस्तों, जो टर्म हमारा होता है होम्योस्टेटिस, इसका मतलब क्या होता है। तो ऑप्शन ए है हमारा बॉडी मूवमेंट, बी है इंटरनल बैलेंस, सी है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड डी है ग्रोथ। तो दोस्तों इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी इंटरनल बैलेंस। ठीक है, इसका मतलब होता है इंटरनल बैलेंस। इंटरनल बैलेंस जैसे कि दोस्तों आपका बीपी हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, ठीक, और पीएच हो गया, ये सभी आपका इंटरनल बैलेंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एनाटॉमी। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सा एनाटॉमी का पार्ट नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए है ग्रोस एनाटॉमी, बी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, सी फिजियोलॉजी एंड डी हिस्टोलॉजी। तो इसका दोस्तों जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी फिजियोलॉजी। ठीक है, तो दोस्तों जो फिजियोलॉजी है हमारा वो एनाटॉमी का पार्ट नहीं है। ठीक है, बाकी ये सभी दोस्तों जैसे कि ग्रोस एनाटॉमी है, ठीक है, और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है, ये सब, और हिस्टोलॉजी है, ये सभी आपके क्या हैं, एनाटॉमी के पार्ट हैं। अच्छा दोस्तों, हिस्टोलॉजी क्या होता है। तो दोस्तों याद रखें, हिस्टोलॉजी जो होता है आपका वो होता है दोस्तों हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है दोस्तों स्टडी ऑफ टिश्यू। ठीक है, ये आप याद रखें, क्या है, स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू की जो स्टडी को हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी टुगेदर हेल्प टू अंडरस्टैंड। तो बताएं दोस्तों, जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है इसके अंतर्गत हम किसकी स्टडी करते हैं। तो ओनली स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, ओनली फंक्शन की, या फिर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की, या फिर ओनली डिसीज की। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी है, यानी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बॉडी। ठीक है, तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम दोस्तों ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6, स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड।
तो दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है आपका। तो ये पूछ रहा है स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड, यानी टिश्यू की स्टडी को हम क्या कहते हैं। तो इसका दोस्तों जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ठीक है, यानी हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो ये आप नोट कर लें, ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है आपका। ठीक है, तो जो टिश्यू की स्टडी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, हिस्टोलॉजी कहते हैं। अच्छा दोस्तों ये बताएं आप, जो साइटोलॉजी है वो किसकी स्टडी को कहते हैं। तो जो साइटोलॉजी है दोस्तों वो होता है आपका द स्टडी ऑफ सेल्स, याद रखें, स्टडी ऑफ सेल्स को हम साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और फिजियोलॉजी के बारे में आपको पता ही है दोस्तों, स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं हम इसमें। ठीक है, और दोस्तों जो ऑस्टियोलॉजी है ये क्या है दोस्तों, ये होती है स्टडी ऑफ बोन्स। ठीक, तो ये भी आप याद रखें, कई बार इतने इजी क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7, द स्टडी ऑफ सेल इज नॉन एज। तो बताइएगा दोस्तों, जो स्टडी ऑफ सेल्स होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए है आपका हिस्टोलॉजी, बी साइटोलॉजी, सी न्यूरोलॉजी एंड डी पैथोलॉजी। तो दोस्तों बताएं स्टडी ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा ऑप्शन बी, यानी साइटोलॉजी। ठीक है, अभी हमने बताया भी था आपको। ठीक है, और हिस्टोलॉजी किसको कहते हैं दोस्तों, अभी हमने बताया था। तो हिस्टोलॉजी जो होता है दोस्तों स्टडी ऑफ टिश्यू होती है। ठीक है, इनको आप रिपीट करते रहें तभी आपको अच्छे से ये याद हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ठीक है, और न्यूरोलॉजी क्या होता है दोस्तों, तो न्यूरोलॉजी दोस्तों होता है स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसके अंतर्गत हम नर्वस सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, और पैथोलॉजी के बारे में दोस्तों आप जो भी जानते हैं प्लीज़ हमें कमेंट करें, व्हाट इज पैथोलॉजी। क्वेश्चन नंबर है 8, विच सिस्टम कंट्रोल्स बॉडी एक्टिविटीज़। तो बताएं दोस्तों निम्न में से कौन सा सिस्टम है जो कि बॉडी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल्स करता है। तो ऑप्शन ए है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, बी नर्वस सिस्टम, सी रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डी स्केलेटल सिस्टम। तो इसका दोस्तों जो हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन बी, यानी नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो दोस्तों जो नर्वस सिस्टम होता है वो हमारा क्या करता है, बॉडी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये आप याद रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9, द मेन फंक्शन ऑफ फिजियोलॉजी इज टू स्टडी। तो बताएं दोस्तों जो फिजियोलॉजी का मेन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, यानी फिजियोलॉजी किसकी स्टडी को हम कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका शेप ऑफ ऑर्गन्स, फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स, साइज ऑफ बॉडी या स्ट्रक्चर ओनली। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी है, यानी फंक्शंस ऑफ ऑर्गन। ठीक है दोस्तों, तो फिजियोलॉजी का मतलब होता है दोस्तों क्या होता है, द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ ऑर्गन, याद रखें आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10, एनाटॉमी इज इम्पोर्टेंट फॉर। तो बताएं दोस्तों जो एनाटॉमी है किसके लिए इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए आपका ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, तो ये आपका बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और बी है आपका अंडरस्टैंडिंग बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर, अंडरस्टैंडिंग बॉडी स्ट्रक्चर, क्योंकि हम एनाटॉमी में हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11, होम्योस्टेटिस मेंटेन्स। तो बताइएगा दोस्तों जो होम्योस्टेटिस होता है वो मेंटेन्स करता है एक्सटर्नल बैलेंस को, इंटरनल इन्वायरमेंट को, बॉडी वेट को या फिर ग्रोथ को। तो इसका दोस्तों जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी, यानी इंटरनल इन्वायरमेंट को ये मेंटेन करता है। ठीक है, तो याद रखें। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12, विच इज ए वाइटल पैरामीटर। तो बताएं दोस्तों निम्न में से
वाइटल पैरामीटर कौन सा है? हाइट है आपका, ब्लड प्रेशर है, हेयर कलर है या फिर नेल साइज है? तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, यानी ब्लड प्रेशर। तो दोस्तों जो ब्लड प्रेशर है वो हमारा वाइटल पैरामीटर्स होता है, ठीक है। और कौन कौन से वाइटल पैरामीटर्स होते हैं? तो दोस्तों जैसे कि आपका पल्स रेट है, ठीक, पल्स रेट भी आपका वाइटल पैरामीटर्स है। SpO2 है, ये भी आपका वाइटल पैरामीटर्स है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखें। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आर इम्पोर्टेंट फॉर। तो दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी है, यानी फार्मेसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, स्टडी ऑफ लार्ज बॉडी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। तो बताइएगा दोस्तों, लार्ज बॉडी स्ट्रक्चर की स्टडी को हम किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन ए आपका माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, या फिर ग्रॉस एनाटॉमी, या फिर साइटोलॉजी, एंड डी है पैथोलॉजी। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, यानी ग्रॉस एनाटॉमी, ठीक है। तो ये भी आप याद रखें, जो स्टडी ऑफ लार्ज बॉडी स्ट्रक्चर होती है उसको हम ग्रॉस एनाटॉमी के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 15, विच सब्जेक्ट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ड्रग एक्शन। तो दोस्तों बताइएगा निम्न में से कौन से सब्जेक्ट में हम ड्रग एक्शंस के बारे में जानते हैं? तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, यानी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। अगर दोस्तों ऑप्शन में आपका फार्माकोलॉजी होता तो हम फार्माकोलॉजी पे टिक लाते, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका ऑप्शन ए रहेगा, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 16, इम्बैलेंस ऑफ होम्योस्टेटिस लीड्स टू। तो बताइएगा दोस्तों, अगर होम्योस्टेटिस का इम्बैलेंस हो जाता है तो ये किससे लीड्स करता है? हेल्थ, बी डिसीज, सी ग्रोथ, या फिर रिपेयर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी है, यानी डिसीज, ठीक है। तो दोस्तों जब होम्योस्टेटिस का इम्बैलेंस होगा तो डिसीज हो जाती है, ठीक है। ये आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17, फिजियोलॉजी मेनली डील्स विद। तो दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। यानी फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है बेसिकली ये पूछा है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको अच्छे से रटी गया है, ठीक है। फिजियोलॉजी का मतलब है बॉडी फंक्शन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा बॉडी फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। फिजियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शंस, ठीक है। एनाटॉमी मतलब स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। तो ये तो आपको अच्छे से रट ही गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू फिजियोलॉजी। तो बताएं दोस्तों निम्न में से कौन रिलेटेड नहीं है, फिजियोलॉजी से रिलेटेड नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है आपका फंक्शन ऑफ हार्ट, बी है फंक्शन ऑफ लंग्स, सी है स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, एंड डी है ब्लड सर्कुलेशन। तो दोस्तों इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, ठीक है। तो क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ना है, इसमें पूछा है नॉट, ठीक है, यानी कौन सा फिजियोलॉजी से रिलेटेड नहीं है। तो दोस्तों जो फिजियोलॉजी होता है हमारा, वो हमारा दोस्तों फंक्शन से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ हार्ट, फंक्शन ऑफ लंग्स, ये हमारे जो हैं दोस्तों फिजियोलॉजी से रिलेटेड हैं, ठीक है, याद रखें आप। और ब्लड सर्कुलेशन भी आपका फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। वट स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स जो है दोस्तों ये किससे रिलेटेड है? ये है आपका एनाटॉमी से रिलेटेड, ठीक है। तो ये आप इसको याद रखें, ठीक है। तो हमें कई बार जो है क्वेश्चंस को बारीकी से पढ़ना होता है, ठीक है। जल्दबाजी में आप गलत आंसर नहीं करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19, द स्टडी ऑफ बॉडी सिस्टम इंक्लूड्स। तो बताएं दोस्तों बॉडी सिस्टम में कौन कौन से इंक्लूड्स हैं? हार्ट एंड लंग्स, ओनली स्किन, ओनली बोन्स, या फिर ओनली मसल्स। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है आपका
वो रहेगा ऑप्शन ए, यानी हार्ट एंड लंग्स। ठीक है, तो ये क्यों रहेगा दोस्तों हमारा करेक्ट ऑप्शन? क्योंकि दोस्तों इसमें पूछा है द स्टडी ऑफ बॉडी सिस्टम्स, यानी बॉडी सिस्टम्स के बारे में पूछा है। ठीक है, तो दोस्तों हार्ट हार्ट से रिलेटेड कौन सा सिस्टम होता है आपका? कार्डियो। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है। ठीक, और लंग्स से रिलेटेड कौन सा सिस्टम होता है? रेस्पायरेटरी सिस्टम होता है आपका। ठीक है, तो इन दोनों से दोस्तों रिलेटेड हमारे सिस्टम है, बट ये कोई सिस्टम नहीं होते, स्किन, बोन्स और मसल सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो ये आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर है 20, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो बताएं दोस्तों एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है वो किसके जानने में हमारी मदद करते हैं? ओनली मेडिसिन के बारे में, ओनली डिसीज़ के बारे में, बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में, एंड ओनली ओनली एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। तो दोस्तों इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद कर लें। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का मतलब होता है टू स्टडी द बॉडी स्ट्रक्चर एंड बॉडी फंक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कीटोज शुगर। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सी कीटोज शुगर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका ग्लूकोज, बी गैलेक्टोज, सी फ्रक्टोज एंड डी है राइबोज। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी फ्रक्टोज। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों जो फ्रक्टोज है वो हमारी कीटोज शुगर है। ठीक है, और दोस्तों जो ग्लूकोज होता है वो हमारा कैसा है? ये एल्डोज शुगर होती है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए, ये कैसी है? एल्डोज शुगर है। ठीक है, तो ये आप इसको नोट कर लें। ठीक है, फ्रक्टोज जो है कीटोज शुगर होती है और ग्लूकोज जो है एल्डोज शुगर होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22, द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज। तो बताइएगा दोस्तों जो कार्बोहाइड्रेट्स का आपका जनरल फार्मूला क्या होता है? तो दोस्तों हम जैसे कि हमने अभी आपको बताया था, कार्बोहाइड्रेट्स का जो जनरल फार्मूला होता है आपका वो होता है ऑप्शन बी, यानी CnH2ON। ये हमारा जनरल फार्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23, विच टेस्ट इज ए जनरल टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कार्बोहाइड्रेट्स के लिए जनरल टेस्ट कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका बेनेडिक्ट टेस्ट, बी मॉलिस टेस्ट, सी फेलिंग टेस्ट एंड डी बारफोइड टेस्ट। तो हमारा जो जनरल टेस्ट होगा दोस्तों वो होगा मॉलिस टेस्ट। ठीक है, मॉलिस टेस्ट जो है कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल टेस्ट है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसको आप नोट करना नहीं भूलें। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों आप ये बताएं जो बेनेडिक्ट टेस्ट है आपका वो किसके लिए होता है? तो दोस्तों जो बेनेडिक्ट टेस्ट है आपका ये होता है हमारा रिड्यूसिंग शुगर के लिए। ठीक है, किसके लिए? रिड्यूसिंग शुगर के लिए। तो इसको भी आप नोट कर लें। ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर के लिए होता है और ये क्या करता है दोस्तों? ब्रिक रेड पीपीटी। ठीक है, ये रेड पीपीटी ब्रिक करता है, ये आप याद रखें। ठीक है, ओके। अच्छा दोस्तों आप ये बताएं जो बारफोर्ड टेस्ट होता है ये किसके डिटेक्शन के लिए करते हैं हम? ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24, विच कार्बोहाइड्रेट्स इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए है ग्लूकोज, बी है माल्टोज, सी है लैक्टोज एंड डी है सुक्रोज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी यानी सुक्रोज। तो सुक्रोज जो है दोस्तों हमारी नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25, ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन। तो बताइएगा दोस्तों जो ग्लाइकोजन है वो किस में स्टोर्ड होती है? प्लांट्स में, एनिमल्स में, बैक्टीरिया में या फंगी में? तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका
वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी एनिमल्स में। ठीक है, तो ये आप याद रखें, जो ग्लाइकोजन होता है दोस्तों वो हमारा एनिमल्स में स्टोर्ड होता है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये बताएं प्लांट में क्या स्टोर्ड होता है। तो दोस्तों प्लांट में जो आपका स्टोर्ड होता है वो होता है स्टार्च। ये आप नोट कर लें, क्या होता है स्टार्च। स्टार्च आपका प्लांट में स्टोर्ड होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26, स्टार्च गिव्स विच कलर विद आयोडीन। तो बताइएगा दोस्तों, जो आपका स्टार्च होता है वो आयोडीन के साथ कैसा कलर देता है। ऑप्शन ए रेड, बी ब्लू, सी ग्रीन एंड डी येलो। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी ब्लू। तो ब्लू हमारा जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, स्टार्च के जो आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारा जो टेस्ट होता है वो कौन सा टेस्ट होता है, तो आयोडीन टेस्ट होता है। ठीक है, ये आप याद रखें, इसके लिए हमारा आयोडीन टेस्ट होता है। ठीक है, आयोडीन टेस्ट। और आयोडीन टेस्ट में जो आयोडीन टेस्ट होता है वो स्टार्च के साथ कैसा कलर देता है, वो आपका ब्लू कलर देता है। तो बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27, लैक्टोज इज कंपोज्ड ऑफ। तो बताइएगा दोस्तों, जो लैक्टोज होता है वो किससे मिलकर बना होता है। ठीक है, तो लैक्टोज हमारा किससे मिलकर बना होता है, ये बेसिकली हमें बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलके क्या बनता है हमारा, ये बनता है लैक्टोज। तो दोस्तों ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलके बनता है हमारा लैक्टोज। अच्छा दोस्तों, आप ये बताएं ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलके क्या बनता है। ठीक है, तो दोस्तों ये नोट कर लें, वैसे तो हम आपको बता चुके हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब मिलते हैं तो ये बन जाता है दोस्तों सुक्रोज। क्या बन जाता है, सुक्रोज। तो ये भी आप नोट कर लें। ठीक है, जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेंगे तो सुक्रोज बनेगा। ठीक है दोस्तों, बताइएगा जब ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा। जब दोस्तों ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनते हैं तो हमारा बनता है माल्टोज। ठीक है, तो ये भी आप याद रखें। ठीक है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इज इक्वल टू माल्टोज। ठीक है, तो ये आप याद रखें। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28, विच इज़ ए रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो बताएं दोस्तों निम्न में से रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका सुक्रोज, बी स्टार्च, सी ग्लूकोज एंड डी सेलुलोज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है दोस्तों वो रिड्यूसिंग शुगर होती है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29, बारफोर्ड टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट। तो बताइएगा दोस्तों, जो बारफोर्ड टेस्ट होता है आपका वो किसके डिटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। डाइसेक्राइड्स के डिटेक्शन के लिए, पॉलीसेक्राइड्स के, मोनोसेक्राइड्स के, या प्रोटीन डिटेक्शन के लिए। तो इसका दोस्तों जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, यानी मोनोसेक्राइड्स जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके डिटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं बारफोर्ड टेस्ट। ठीक है, ये आप याद रखें। अच्छा दोस्तों, आप ये बताइएगा जो प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, प्रोटीन डिटेक्शन के लिए हम कौन सा करते हैं, बाईयूरेट टेस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, बाईयूरेट टेस्ट करते हैं हम यूज़। ठीक है, इसके अलावा एक और टेस्ट जो हम यूज़ करते हैं वो आपको कमेंट करके हमें बताना है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30, द मैन स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट इज। तो बताइएगा दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स का मैन स्टोरेज प्लांट में किसके रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में, सेलुलोज के रूप में, स्टार्च के रूप में, या फिर लैक्टोज के रूप में। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका रहेगा ऑप्शन सी, यानी स्टार्च। ठीक है, तो याद रखें
जो प्लांट में जो हमारा कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज होता है वो स्टार्च के रूप में होता है, ठीक है। और दोस्तों जो एनिमल में होता है स्टोरेज वो किसके रूप में होता है, तो वो होता है दोस्तों ग्लाइकोजन के रूप में। ये भी आप नोट कर लें, ठीक है। ठीक है, एनिमल में जो आपका स्टोरेज रहेगा वो रहेगा ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक। ये आप नोट कर लें। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विच शुगर इज़ प्रेजेंट इन मिल्क। तो बताएं दोस्तों, जो मिल्क में हमारी कौन सी शुगर प्रेजेंट रहती है। माल्टोज होती है, लैक्टोज होती है, सुक्रोज होती है, या फिर फ्रक्टोज होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी लैक्टोज। लैक्टोज हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो मिल्क में हमारी कौन सी शुगर होती है, लैक्टोज शुगर, ठीक है, याद रखें। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 32, द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय कार्बोहाइड्रेट्स इज। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बेसिकली दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में कितनी एनर्जी होती है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है, यानी 4 किलो कैलोरी, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में कितनी एनर्जी होती है, 4 किलो कैलोरी, ठीक है। तो ये आप याद रखें, ठीक है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में 4 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसको आप ज़रूर नोट कर लें, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 33, विच पॉलीसेक्राइड इज स्ट्रक्चरल इन प्लांट्स। ठीक है, तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा पॉलीसेक्राइड्स प्लांट में स्ट्रक्चरल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका स्टार्च, बी ग्लाइकोजन, सी सेलुलोज एंड डी माल्टोज। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 34, बेनेडिक्ट टेस्ट डिटेक्ट्स। तो बताइएगा दोस्तों, जो हमारा बेनेडिक्ट टेस्ट होता है वो किसके आइडेंटिफिकेशन में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए प्रोटीन, बी फैट्स, सी रिड्यूसिंग एंड डी विटामिन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है। तो जो बेनेडिक्ट टेस्ट होता है हमारा वो रिड्यूसिंग शुगर डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेक्सोस शुगर। तो बताएं दोस्तों निम्न में से हेक्सोस शुगर कौन सी है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइबोज है, बी ग्लूकोज है, सी ग्लाइसेल्डिहाइड है एंड डी इरीथ्रोज है। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन बी, यानी ग्लूकोज, ठीक है। तो दोस्तों ग्लूकोज जो है हमारी वो हेक्सोस शुगर है, ठीक है। हेक्सोस शुगर का मतलब है दोस्तों इसमें जो है हमारे 6 कार्बन होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज प्रेजेंट इन। तो बताइएगा दोस्तों, जो ग्लाइकोसाइडिक आपका बॉन्ड होता है वो किस में प्रेजेंट होता है। मोनोसैक्राइड्स में प्रेजेंट होता है, या फिर डाइसैक्राइड्स में, अमीनो एसिड्स में, या फिर फैटी एसिड्स में। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन बी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जो डाइसैक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें हमारे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, ठीक है। जो डाइसैक्राइड्स आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो एक दूसरे से लिंक होते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा, ठीक है, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 37, विच टेस्ट गिव्स ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो बताएं दोस्तों निम्न में से कौन सा टेस्ट है जो कि ब्रिक रेड पीपीटी देता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है आपका मॉलिस टेस्ट, बी आयोडीन टेस्ट, सी है बेनेडिक्ट टेस्ट एंड डी है बायूरेट टेस्ट। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा कौन सा रहेगा, ऑप्शन सी, यानी बेनेडिक्ट टेस्ट हमारा जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों।
तो ये आप याद रखिएगा, जो बेनेडिक्ट टेस्ट होता है वो हमारा ब्रिक रेड पीपीटी देता है। और दोस्तों जो मॉलिस टेस्ट होता है आपका, वो क्या देता है? ये दोस्तों वॉयलेट रिंग देता है। ठीक है, कैसी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये देता है वॉयलेट रिंग, तो ये भी आप नोट कर लें, ये आपका वॉयलेट रिंग देता है। ठीक है, और ये कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल टेस्ट होता है। ठीक है, और दोस्तों जो आपका आयोडीन टेस्ट है, ये क्या देता है दोस्तों? ब्लू कलर देता है, जो कि स्टार्च के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। और बायोरेट टेस्ट जो होता है दोस्तों, वो किसके लिए होता है? वो होता है प्रोटीन के लिए। ठीक है, ये भी हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 38, फ्रक्टोज बिलोंग्स टू विच ग्रुप? तो बताएं दोस्तों, जो फ्रक्टोज है वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है? एल्डोज से, कीटोज से, पेंटोज से, या फिर डाइसैक्राइड्स? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी कीटोज। ठीक है, तो याद रखें, जो फ्रक्टोज है हमारा वो कीटोज शुगर से बिलोंग करता है। और एल्डोज से कौन बिलोंग करता है? तो एल्डोज से रखता है बिलोंग दोस्तों ग्लूकोज। ठीक है, ये भी आप याद रखें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 39, विच कार्बोहाइड्रेट्स इज फाउंड इन एनिमल लिवर? तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स है जो कि एनिमल लीवर में स्टोर्ड होता है या पाया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका स्टार्च, बी ग्लाइकोजन, सी सेलुलोज, एंड डी लैक्टोज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी है, यानी ग्लाइकोजन। तो दोस्तों जो ग्लाइकोजन होता है हमारा, वो एनिमल लीवर में स्टोर्ड रहता है। ठीक है, और दोस्तों जो स्टार्च है ये हमारा प्लांट में स्टोर्ड रहता है। ठीक है, तो ये आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 40, ग्लाइकोसूरिया मीन्स? तो दोस्तों बताइएगा, जो ग्लाइकोसूरिया है इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका शुगर इन ब्लड, बी है शुगर इन यूरिन, शुगर इन सलाइवा, या फिर शुगर इन बाइल। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी शुगर इन यूरिन। ठीक है, तो दोस्तों शुगर प्रेजेंस शुगर इन यूरिन, यूरिन में जो शुगर प्रेजेंस होती है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर है 41, विच न्यूरोट्रांसमीटर इज मेनली इनहिबिटरी इन सीएनएस? तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि आपका मेनली सीएनएस में इनहिबिटरी होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी रहेगा, यानी गावा न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक, क्वेश्चन नंबर है 42, विच ड्रग इज ए वेंजोडाइजिपिन्स? तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सी ड्रग है जो कि वेंजोडाइजिपिन कैटेगरी की ड्रग है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डाइजीपाम। दोस्तों जो ड्रग होती है वो बेंजी डाइजीपाम कैटेगरी की ड्रग होती है। क्वेश्चन नंबर है 43, बार्बिचूरेट्स एक्ट बाय इंक्रीजिंग एक्टिविटी ऑफ? तो बताइएगा दोस्तों, जो बार्बिचूरेट्स ड्रग होती है वो किसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी होगा, यानी गावा। तो दोस्तों जो बार्बिचूरेट्स होती हैं वो आपके क्या करती हैं? गावा की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देती हैं। क्वेश्चन नंबर है 44, विच ड्रग इज यूज्ड एज जनरल एनेस्थेटिक्स? तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सी ड्रग है जिसका यूज हम जनरल एनेस्थेटिक के रूप में करते हैं? तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी प्रोपोफॉल। तो ऑप्शन ए हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 45, लोकल एनेस्थेटिक्स ब्लॉक विच आयन चैनल? तो बताएं दोस्तों, जो लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं वो कौन से आयन चैनल को ब्लॉक करते हैं, यानी लोकल एनेस्थेटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? तो दोस्तों हमने जैसे कि आपको पढ़ाया था, लोकल एनेस्थेटिक्स जो होते हैं ये क्या करते हैं दोस्तों, आपके सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं। और क्या करते हैं?
नर्व जो इम्पल्स होता है आपका, ठीक है, नर्व इम्पल्स, इसको क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर है 46, विच ड्रग इज ओपोइड एनाल्जेसिक। तो बताएं दोस्तों निम्न में से कौन सी ड्रग है जो कि ओपोइड एनाल्जेसिक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कोडीन। कोडीन जो होती है दोस्तों वो आपकी ओपोइड एनाल्जेसिक कैटेगरी की ड्रग होती है। क्वेश्चन नंबर 47, मेजर साइड इफेक्ट ऑफ ओपोइड इज। तो ओपोइड जो ड्रग होती हैं दोस्तों इसका मेजर साइड इफेक्ट क्या होता है। तो इसका मेजर साइड इफेक्ट होता है दोस्तों रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जो ओपोइड ड्रग्स होती हैं इनका साइड इफेक्ट क्या होता है, रेस्पिरेटरी को डिप्रेशन करती हैं। ठीक है, और दोस्तों ये हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होती हैं, इनकी लत भी लग सकती है। क्वेश्चन नंबर है 48, एंटी साइकोटिक मैनली ब्लॉक। तो दोस्तों जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स होती हैं वो मैनली किसको ब्लॉक करती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी रहेगा, यानी डोपामाइन। ठीक है, तो एंटी साइकोटिक ड्रग क्या करती हैं, डोपामाइन को दोस्तों ब्लॉक कर देती हैं। क्वेश्चन नंबर 49, विच ड्रग इज यूज्ड इन सीजोफ्रेनिया। तो बताएं दोस्तों निम्न में से कौन सी ड्रग है जिसका यूज हम सीजोफ्रेनिया में करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी क्लोरप्रोमाजीन जो ड्रग होती है उसका यूज हम सीजोफ्रेनिया में करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 50, सीएनएस स्टिमुलेंट्स इंक्रीज। तो बताएं दोस्तों जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट्स होती हैं जो ड्रग वो किसको इंक्रीज करती हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है, अलर्टनेस। तो दोस्तों जो सीएनएस स्टिमुलेंट्स जो ड्रग होती हैं दोस्तों वो अलर्टनेस को इंक्रीज करती हैं, यानी आपकी जो ब्रेन की जो एक्टिविटी है उसको इंक्रीज करने का काम करती हैं आपकी सीएनएस स्टिमुलेंट्स ड्रग। क्वेश्चन नंबर है 51, विच ड्रग इज सीएनएस स्टिमुलेंट। तो बताएं दोस्तों निम्न में से कौन सी ड्रग है जो कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेंट करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी जो कैफीन होती है दोस्तों वो आपके सीएनएस को स्टिमुलेंट करती है। क्वेश्चन नंबर है 52, विच ड्रग इज एसएसआरआई एंटी डिप्रेसेंट्स। तो बताएं दोस्तों निम्न में से कौन सी ड्रग आपकी जो है एंटी डिप्रेसेंट है जो कि एसएसआरआई कैटेगरी की ड्रग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन वी, यानी जो फ्लॉक्सीटिन होती है दोस्तों वो एसएसआरआई कैटेगरी की ड्रग होती है। दोस्तों आप कमेंट करके जल्दी से बताइएगा एसएसआरआई की फुल फॉर्म क्या होती है, जल्दी से हमें आप कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर है 53, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग इज। तो बताएं दोस्तों निम्न में से एंटी एपिलेप्टिक ड्रग कौन सी है, यानी वो ड्रग बताइए जिसका यूज़ हम एपिलेप्सी में यूज़ करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी फिनाइटोइन। ठीक है, तो फिनाइटोइन दोस्तों जो ड्रग होती है वो आपकी एपिलेप्सी में यूज़ होती है, यानी सीजर में यूज़ की जाती है। क्वेश्चन नंबर है 54, विच ड्रग इज यूज्ड इन पार्किंसंस डिसीज। तो बताएं दोस्तों निम्न में से कौन सी ड्रग है जो कि पार्किंसंस डिसीज में यूज करते हैं हम। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लीवोडोपा। तो लीवोडोपा जो ड्रग होती है दोस्तों वो आपकी पार्किंसंस डिसीज में यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर है 55, डोपामाइन डिफिशियंसी काउज। तो बताइएगा दोस्तों डोपामाइन की जब डिफिशियंसी हो जाती है तो कौन सी डिसीज हो जाती है बताइएगा। डिप्रेशन होता है, पार्किंसंस डिसीज होती है, हाइपरटेंशन होती है, या अस्थमा होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, यानी पार्किंसंस डिसीज। ठीक है, ब्रेन के अंदर डोपामाइन की डिफिशियंसी हो जाती है दोस्तों तो पार्किंसंस डिसीज हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 56, विच ड्रग इज एंटी एमेटिक। तो बताएं दोस्तों निम्न में से कौन सी एंटी एमेटिक ड्रग है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, तो ऑन्डेनसेट्रॉन जो ड्रग है दोस्तों
वो आपकी एंटी एमेटिक ड्रग है। ठीक है, एंटी एमेटिक ड्रग्स आपको पता ही है दोस्तों, जो आपकी वॉमिटिंग को रोकने में काम करती हैं एंड ठीक है, प्रिवेंट वॉमिटिंग। क्वेश्चन नंबर है 57, मैकेनिज्म ऑफ SSRI इज। तो बताएं दोस्तों, जो SSRI जो ड्रग्स होती हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ये क्या करती हैं दोस्तों, सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिशन। क्वेश्चन नंबर है 58, विच ड्रग काउज एडिक्शन। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सी ड्रग है जो कि एडिक्शन काउज करती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए है। तो दोस्तों, जो मॉर्फिन है जो कि आपकी ओपोइड कैटेगरी की ड्रग है, ये आपके एडिक्शन काउज करती हैं। क्वेश्चन नंबर है 59, बेंजोडाइजिपाइंस आर सेफर देन। तो बताइएगा दोस्तों, जो बेंजोडाइजिपाइंस जो ड्रग होती हैं वो सेफ होती हैं, किससे सेफ होती हैं। तो ये दोस्तों बार्बिचुरेट से सेफ होती हैं। तो याद रखिएगा, बेंजोडाइजिपिन्स ड्रग्स सेफर देन बार्बिचुरेट्स। क्वेश्चन नंबर है 60, विच ड्रग इज लोकल एनेस्थेटिक्स। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सी ड्रग है जो कि आपकी लोकल एनेस्थेटिक्स है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जो लिडोकेन जो होती है दोस्तों, वो आपकी लोकल एनेस्थेटिक्स कैटेगरी की ड्रग होती है। क्वेश्चन नंबर है 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट यूज्ड इन एक्यूट अस्थमा। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सी शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग है जिसका यूज़ हम एक्यूट अस्थमा में करते हैं। तो बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर बताइएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी सैल्ब्यूटामोल। तो दोस्तों, सैल्ब्यूटामोल जो है हमारी बीटा 2 एगोनिस्ट होती है जो कि एक्यूट अस्थमा में यूज़ की जाती है। क्वेश्चन नंबर है 62, थियोफाइलिन बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ ड्रग। तो बताइएगा दोस्तों, जो थियोफाइलिन आपकी ड्रग है वो किस क्लास की ड्रग है। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी मिथाइल जैंथीन। ठीक है, तो दोस्तों, जो थियोफाइलिन और अमीनोफाइलिन होती हैं ये आपकी मिथाइल जैंथीन क्लास की ड्रग्स हैं। क्वेश्चन नंबर है 63, विच ड्रग इज यूज्ड एज ए ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सी ड्रग है जो कि ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में यूज की जाती है। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जो मोंटेलुकास्ट जो आपकी ड्रग होती है वो आपकी ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर है 64, विच ड्रग एक्ट बाय सप्रेसिंग द कफ सेंटर इन मेड्यूला। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सी ड्रग है जो कि आपके कफ सेंटर को सप्रेस करती है मेड्यूला में। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी रहेगा, यानी कोडीन। तो दोस्तों, कोडीन जो है वो आपकी एंटीटसिव कैटेगरी की ड्रग है। क्वेश्चन नंबर है 65, ब्रोमहेक्सिन इज क्लासिफाइड एज। तो बताइएगा दोस्तों, जो ब्रोमहेक्सिन है वो क्लासिफाइड है एंटीटसिव के रूप में, एस्पेक्टोरेंट के रूप में, म्यूकोलाइटिक के रूप में, या ब्रोंको डायलेटर के रूप में। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी रहेगा, यानी म्यूकोलाइटिक। ठीक है, तो आपकी जो ब्रोमहेक्सिन होती है दोस्तों और एम्ब्रोक्सोल होती है, ये आपकी म्यूकोलाइटिक कैटेगरी की ड्रग्स होती हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के थ्योरी प्लस MCQ क्लास का PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। आपको किसी भी सब्जेक्ट का आपको PDF मिल जाएगा जो कि आपके एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। सो प्लीज़ दोस्तों, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।